कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जो कि रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं। पिछली क्लास जो हुई थी 7 नंबर की क्लास थी, उसके बाद मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ये काम करने के लिए दिया था। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी है, बहुत सारे लोगों ने बनाया नहीं है, तो जो भी है आज अपन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक दो चीज इसी होमवर्क में मैं और ऐड करूंगा। मतलब आप लोगों को तो कम दिया था मैंने, आप लोगों को क्या बनाने बोला था मैं, बताओ कि ये ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा और कौन से वाउचर में एंट्री होगी, ये बताया था। अब मैं एक दो चीज इसमें अपने तरफ से और ऐड कर रहा हूं कि ये लेजर जो बनाएंगे कौन से ग्रुप में जाएगा इसका लेजर। मतलब भाई एंट्री करने के लिए पहले लेजर बनाना पड़ेगा, तो कौन कौन सा लेजर बनेगा और वो कौन से हेडिंग के अंदर में जाएगा वो मेरे को बताना है आप लोगों को। ठीक है, एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख रुपए, क्या हुआ होगा पहले वो बताओ। ये बिजनेस है, ये बिजनेस का ओनर है, इसने बिजनेस में पैसा लाया, कितना रुपए लाया, 5 लाख। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। बिजनेस में क्या आया, पैसा। तो कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो यहां पर क्या डेबिट होना चाहिए, सॉरी क्या डेबिट होना चाहिए, कैश डेबिट होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब पैसा दे कौन रहा है, ओनर। तो ओनर का भी नाम वाम पता है क्या, तो ओनर को ओनर नहीं लिखते हैं, कैपिटल के नाम से दर्शाते हैं। नहीं समझे, मतलब अपन गीवर को क्रेडिट करते हैं कि नहीं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, गीवर को क्रेडिट करते हैं। यहां पर मैं कायदे से क्या लिखना चाहिए अपने को, ओनर। तो ओनर को ओनर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल, क्योंकि ओनर जो पैसा लगाता है उसी को ही कैपिटल बोलते हैं। है वही चीज, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, कैपिटल के नाम से उसको लिखेंगे। तो चलो अब पहले वाले ट्रांजेक्शन का अपन क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। तो यहां पर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा और कौन से वाउचर में उसकी एंट्री होगी। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है जो भी है वो लिखोगे आप लोग। डेबिट क्या होगा, कैश। क्रेडिट क्या होगा और कौन से वाउचर में एंट्री करोगे, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया, रिसिप्ट, तो एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में। आप लोग चेक करते जाओ, अब सुनना ध्यान से। एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में, वो तो ठीक है। मैं इसमें अब एक दो चीज और जोड़ रहा हूं। जब एंट्री करने जाओगे तो आपको लेजर की जरूरत पड़ेगी, तो लेजर की जरूरत पड़ेगी, तो कैश और कैपिटल ये दो लेजर बन गए। ये जो नाम लिखे ना, यही अपने आप में क्या है, लेजर। जब आप लेजर बनाओगे तो इसी नाम से ही दो ठो लेजर बनाओगे। अब ये जो लेजर है इसका ग्रुप पूछेगा आपसे कि कौन से ग्रुप में रखना है। तो कैश को हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, इसके नीचे ही लिख दे रहा हूं, कैश में। और कैपिटल को किस में लिखोगे आप, कैपिटल के ग्रुप में। अगर ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है तो प्री डिफाइंड ग्रुप में नहीं होगा तो आप अपना ग्रुप बना सकते हो, है ना। तो नीचे जो लिख रहा हूं, ऊपर में मैं क्या लिख रहा हूं, लेजर, और नीचे क्या लिख रहा हूं, उसका ग्रुप लिख रहा हूं। ठीक है, चलो पहली एंट्री हो गई हमारी। सेकेंड नंबर पे आ जाओ। सेकेंड नंबर में क्या दिख रहा है आप लोगों को, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बैंक लिखा है, 50,000 रुपए। अब बैंक में मतलब हमारा बैंक का अकाउंट तो कहीं और है, तो पैसा लाता कौन है, ओनर। अब ये पैसा ला रहा है, मतलब देने वाला कौन है, गीवर कौन है, ओनर गीवर है, और लेने वाला हम है कि बैंक लेने वाला है। तो बैंक यहाँ पर रिसीवर है। तो गीवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो आप यहाँ पे डेबिट किसको करोगे, बैंक को। और ओनर कुछ भी देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसको कौन से लेजर में डालोगे, बैंक, और इसको किस में लिखोगे, कैपिटल। तो कौन से वाउचर में एंट्री करोगे। अगर यहां तक आप लोगों ने सही बनाया तो अच्छी बात है। समझ में आ रहे हैं ना ऑनलाइन वालों। देखो ये सारी चीजें आपका एक थॉट प्रोसेस है। जब अपन ये चीजों को सीख जाएंगे ना तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन अभी ये सारी चीजें सोच रहे हैं, जब अपन इस चीज को सीख जाएंगे तो सोचने में हमारा समय खराब नहीं होगा। फटाफट फटाफट आप एंट्री करोगे उसमें। जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे
तो आप लोगों को कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर जब बना रहे थे तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सोचना पड़ रहा था कि इसको कौन से ग्रुप में रखें, कि इसको क्या करें, ये सब चीज सोचना पड़ रहा था। अब सोचना नहीं पड़ेगा जब आप ये आपकी थॉट प्रोसेस जब डेवलप हो जाएगी उसके बाद से। चलो थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने कैश को विड्रॉ किया, तो क्या हुआ होगा? बिजनेस से पैसा गया, और किसने निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए? ओनर। तो ओनर रिसीवर बन गया, और यहाँ पर बिजनेस जो है वहां से पैसा जा रहा है, मतलब कैश जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या क्या करते? क्रेडिट करते हैं, और रिसीवर को क्या करते? डेबिट। जब ओनर पैसा लाता है बिजनेस में तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब निकालता है पैसा तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। तो डेबिट क्या होगा? रिसीवर, ओनर। तो ओनर किस नाम से भी पैसा निकालेगा? ड्रॉइंग्स। और क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से? अब इसका लेजर। अब ड्राइंग्स को आप कौन से लेजर कौन से ग्रुप में रखोगे? अगर ड्राइंग्स के नाम से ग्रुप दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो कैपिटल के ग्रुप में डाल देना उसको। तो यहां दोनों लिख रहा हूं मैं, ड्राइंग्स ऑब्लिक जो ग्रुप मिल जाए आपको। और यहां पर क्या किस ग्रुप में रखोगे? कैश। अच्छा, एक बार जिस चीज का लेजर बन चुका है तो डबल डबल उसका लेजर नहीं बनेगा। एक बार लेजर बना दिए ना कैश के नाम से, तो डबल फिर से बनाने मत बैठ जाना, ऑलरेडी बना हुआ है वो। कौन से वाउचर में एंट्री करोगे? पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फोर्थ नंबर पे आ जाओ। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया। अब सोच के देखो, ये हमारा बिजनेस है और ये बैंक है, और ये हमारा बैंक अकाउंट है। ध्यान से देखना, बैंक ने हमको क्या दिया? लोन। तो लोन कोई ऐसे डब्बा नहीं होता है, लोन ले लो डब्बा रखो लोन का, नहीं। लोन मतलब क्या होता है? पैसा ही होता है। तो बैंक वाला जब लोन देता है तो कहाँ लाके जमा करेगा पैसा? हमारे अकाउंट में। तो बैंक जो दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है, तो बैंक लोन क्या होगा? क्रेडिट। और आपके बिजनेस में क्या आ गया? कहां पर आया? बैंक में। तो बैंक रिसीवर है और बैंक लोन दे रहा है, तो बैंक लोन क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, लिख दूं? किसी को भी डाउट होगा बिल्कुल पूछ लेना कि सर ये क्यों हुआ। बैंक को क्यों लिए? क्योंकि बैंक रिसीव हुआ है, बैंक रिसिप्ट है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सच्ची बताओ। वो बता। चलो, इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले कल जब जर्नल एंट्री का रूल बता रहा था तो गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री बताया था, फिर उसके बाद एसेट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था। आप अगर वो वाला रूल ना लगाओ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल को हटा दो, ये वाले को देखो आप। बैंक से लोन लिए आप, तो लोन लिए तो लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते? क्रेडिट करते हैं। और लायबिलिटी बढ़ी तो साथ में क्या बढ़ गई? आपकी एसेट भी बढ़ गई। तो एसेट भी बढ़ गई तो उसको कहाँ लिए? एसेट बढ़ती है तो डेबिट में लेते हैं, और लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लेते हैं? क्रेडिट में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप काम कर सकते हो। चलो, इसको कौन से लेजर में रखोगे? बैंक में। और इसको किस में रखोगे? बैंक लोन को किस में? लोन एंड लायबिलिटीज करके आपको एक ठोक दिखेगा, वहां पे लेना। हो सकता है नाम थोड़ा बहुत दूसरा दिख जाए। लोन एंड लायबिलिटीज कौन से वाउचर में जाएगा? ये रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। अब अपन रिसिप्ट पेमेंट के बदले उसका फंक्शन लिखना चालू कर दे, F5 F6 ऐसा। याद है कि नहीं है? बताओ, रिसिप्ट वाउचर कौन से नंबर में होता है? पक्का? F4 में तो कॉन्ट्रा रहता है, F5 पे पेमेंट रहता है। तो अब आप लोग एक आदत डाल सकते हो यहाँ पे, जिससे वो नंबरिंग नंबर की भी याद हो जाएगी आप लोगों को।
देखो टैली सॉफ्टवेयर है ना, एक गेम की तरह है भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ। बैकग्राउंड में तो आपको अकाउंटिंग के रूल पता होने चाहिए, वो नहीं पता होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। सॉफ्टवेयर सीख लोगे वो अलग बात है, अकाउंटिंग ही नहीं आएगी तो टैली को सीख के क्या करोगे। तो सबसे पहला जो इसका बेसिक चीज है वो अकाउंटिंग है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर चलाना एक गेम की तरह है। जैसे मोबाइल में आपको एक नया गेम डाउनलोड कर लो आज खेलने के लिए, तो क्या उस गेम को आप आज ही एकदम एक्सपर्ट लेवल पे खेल पाओगे क्या? आपको क्या गेम के सारे फंक्शन, सारे सेटिंग्स पता होंगे कि पहले ही दिन में? जब आप चला चला के, खेल खेल के उसको पता चलेगा, आप समय गुजारोगे उसके ऊपर, तब आपको पता चलेगा, गेम की बारीकियों को सीखोगे। टैली सॉफ्टवेयर भी वही है, टैली या कोई और भी सॉफ्टवेयर वही है। चला चला के आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, हो सकता है मैं नहीं भी बताऊं, आप खुद ही ऑब्जर्व करके सीख जाओगे। मोबाइल चलाना कभी सीखने गए थे क्या? अब जैसे आप किसी के साथ चैटिंग करते हो तो चैटिंग करने में स्पीड कितनी रहती है आपकी? पहली बार जिस दिन चैटिंग किए थे उस दिन स्पीड आ रही थी क्या? नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ गई। गेम खेलते हो तो गेम खेलने में भी शुरू में थोड़ा स्लो चलते हैं, जो भी जैसा भी है देख देख के खेलते हैं, लेकिन बाद में जब सीख गए तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत है। तो वही इसका भी फंडा है भाई, प्रैक्टिस कर करके ही आप लोग चीजों को सीखोगे और एक्सपर्ट बनोगे। पांचवा, पांचवें नंबर पे क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने कैश जमा किया 80,000 रुपए। तो बताओ बैंक में हमारे बिजनेस से पैसा गया और कहाँ जमा हो गया? बैंक। मतलब कुल मिला के हमारे ही जेब से पैसा निकाल के हमारे दूसरे जेब में आ गया, यही तो बोल सकते हैं। भाई आपके बिजनेस में आपने पैसा जमा कराया बैंक में, तो क्या वो पैसा किसी और को चला गया क्या? नहीं, आपका पैसा आप ही के पास आया, बस जगह बदल गई उसकी। तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है, बैंक रिसीवर है और कैश जा रहा है आपके बिजनेस से। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, एक एसेट कम हो रही है और दूसरी एसेट बढ़ रही है, ऐसा भी आप चेक कर सकते हो उसको। तो डेबिट क्या होगा? बैंक और कैश। कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे? जहां पे भी कैश और बैंक एक साथ आ गया वहां पे कौन सा वाउचर यूज करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। बाजू में F4 लिख दूं अब? ठीक है, चलो आप लोग बनाओगे तब लिख देना, है ना। आगे सिक्स्थ, बैंक से कैश विड्रॉ किया हमने, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 30,000 रुपए, क्या करेंगे? कैश बढ़ गया, बैंक गिवर है, ऐसा भी देख सकते हो। एक एसेट कम हो रही है, एक एसेट बढ़ रही है, वो भी देख सकते हो आप। अभी अपन जो कर रहे हैं ना, ये काम है ना, 11वीं में जब बच्चा पढ़ता है ना, स्टार्टिंग में एकदम पहले शुरू शुरू में करवाते हैं उससे ये काम। बस उसमें क्या है, एक दो चीज नहीं करवाते, क्योंकि अपन टैली पढ़ रहे हैं इसलिए वाउचर का नाम भी लेके चल रहे हैं। उसमें ये काम नहीं करवाता आपसे, बाकी जो कर रहे हैं वो सभी करना रहता है। ठीक है, आगे सातवें नंबर पे आ जाओ। सातवें नंबर पे क्या एंट्री है? परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा, अभी इसमें आप देखोगे एक चीज की कमी है जिसको आप लोगों को पूरा करना है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपए लिखा है। हमारे बिजनेस का नाम क्या है? श्री बालाजी ट्रेडर्स, मतलब एक प्रकार से कोई ट्रेडर्स की दुकान है। तो आप अनाज की दुकान खोल लेना, किराना दुकान खोल लेना, या जो भी आपकी मर्जी हो कर लेना। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश है ना, मैं यहाँ पे इसको फ्री रखा हूं, फ्री रखा हूं। कितने रुपए का खरीदा है यहाँ पर? सॉरी, सातवें नंबर का है, इसको मैंने फ्री रखा है। तो आप अपनी मर्जी का एक ठोक आइटम क्रिएट करना, जिसकी वैल्यू को आप कितने के बराबर रखोगे? 20,000 के बराबर रखो। मान लो उसकी 200 यूनिट खरीदे, एक यूनिट कितनी की थी? 100 रुपए की थी, तो 20,000 का आपने खरीदा है, ऐसा एज्यूम कर लेना। जो भी आइटम आपको क्रिएट करने कर लेना। अब बताओ, परचेज किया है हमने गुड्स कैश में कितना रुपए? 20 रुपए, 20,000 रुपए। क्या करेंगे अब इसका? पहले पहले ये बताओ कि हुआ क्या होगा, विजुअलाइज करो। हमारे बिजनेस में गुड्स आया होगा,
और कैश क्या हो गया, गया होगा, ये हुआ है। और दोनों ही कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो गुड्स आया और कैश गया, तो जो आता है डेबिट और जो जाता है क्रेडिट। तो जब गुड्स को खरीदते हैं ना अपन, गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स आता है ठीक है, लेकिन उसको नाम गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, परचेस नाम लिखेंगे। जैसे जैसे ओनर ने पैसा दिया था तो ओनर ना लिख के अपन ने कैपिटल लिखा था, वैसे ही गुड्स को जब खरीदते हैं तो गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, गुड्स आया, तो गुड्स को क्या नाम से लिखोगे, परचेस। ये कौन से वाउचर में जाएगा, परचेस वाउचर में जाएगा। और कैश आपने पे किया तो ये कैश में जाएगा। और कौन से वाउचर में एंट्री होगी, चाहे परचेस कैश में करो चाहे क्रेडिट में करो, चाहे परचेस आप कैश में करो चाहे क्रेडिट में करो, वाउचर परचेस का ही होगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हाँ तो अपन पैसा दे रहे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री क्यों नहीं करे, ये दिमाग में आती है बात कि पैसा जा रहा है सर पेमेंट में कर देते चलो। अरे भाई आप क्या कर रहे हो पहले ये बताओ, परचेस कर रहे हो तो परचेस में जाओगे जब आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, आइटम की एंट्री करोगे कि नहीं, इतना आइटम लिए इतने क्वांटिटी का। तो पेमेंट वाउचर में वो सब खुला हुआ नहीं मिलेगा, वो सेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको आइटम की एंट्री करने का। परचेस किया आपने तो अपन डालते ना आइटम, ये इतना किलो खरीदे इतने रुपए वाला, वो वाला आपको सेक्शन दिखेगा ही नहीं उसमें पेमेंट वाउचर में, वो सिर्फ किस में खुलता है, परचेस में खुलता है। तो परचेस वाउचर स्पेशली डिजाइंड है आइटम के परचेस के लिए, तो आपकी एंट्री वहीं पर ही होगी, चाहे आप कैश में परचेस करो चाहे क्रेडिट में करो। ठीक है। कुछ डाउट है, चलो नेक्स्ट 8वें नंबर पे आ जाओ। क्या बोलता है 8वें नंबर पे, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल सप्लायर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ठीक है, अनिल सप्लायर्स हमने खरीदा क्रेडिट में, कितने का माल, 40। तो बताओ हमने क्रेडिट में खरीदा तो क्या हमारे जेब से पैसा गया, लेकिन गुड्स तो आ गया है। तो गीवर कौन है, गीवर, और रिसीव हमको क्या हुआ, गुड्स। तो परचेस अकाउंट डेबिट और अनिल सप्लायर क्या होगा, क्रेडिट। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। दूसरा, गुड्स एक प्रकार का हमारा करेंट एसेट होता है, तो गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़ा और लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उधारी में खरीद के आया आपने। चलो आगे बढ़े। तो यहां पर आप लेजर किस नाम से बनाओगे, परचेस को जाएगा परचेस लेजर में, परचेस ग्रुप में। और यहाँ पे अनिल अनिल सप्लायर किस में जाएगा, ये क्रेडिटर या संड्री क्रेडिटर के नाम से आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाउचर कौन सा रहेगा, परचेस। क्लियर है। अभी टोटल 50 ट्रांजेक्शन्स है, कल से लेकर आज तक बोलूं तो मेरे को सिर्फ 5-6 बच्चों ने ही भेजा है, बाकी लोगों ने नहीं भेजा। एक देवेंद्र ने भेजा और जगदेव ने भेजा, कौशल ने भेजा, स्तुति ने भेजा। और यहाँ पर ऑफलाइन में जो है लगभग ऑफलाइन वाले तो सभी ने बना के आए हैं, एक दो लोगों को छोड़ के। ठीक है ना, मतलब उसको नहीं बनाए की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, है ना, डाउट की कैटेगरी में डाल सकते, आप नहीं बनाए हो और आप लोगों में से। ठीक है चलो। तो अभी समझ में आ रहा है ना क्या करना है। तो ये मैं आप लोगों की थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद फिर है ना मेरे को टैली में अब है ना थ्योरेटिकली कराने का काम बहुत कम रह जाता है, जो कराना रहेगा प्रैक्टिकली चेक। ठीक है। 9 नंबर में क्या है बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम डिस्ट्रीब्यूटर्स 25,000 क्रेडिट में। तो सेम रहेगा, बस यहां पर श्याम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से 25,000 का वो बनेगा।
क्लियर है? चलो 10 नंबर में आ जाओ, क्या बोलता है क्वेश्चन। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब मैं जो जो सिमिलर है ना उसको स्किप करते जा रहा हूं, है ना। ये बन जाएगा आप लोगों से परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश होलसेलर बन जाएगा। अब ये होलसेलर बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट तो सब क्रेडिटर में ही जाएगा, नाम है बस। कैश सेल्स नया आइटम आ गया है ना, नंबर वैसे ही डालूंगा, कैश सेल्स, कैश में बेचा। अब बेचा तो कैश आया होगा और गुड्स गया होगा, तो नंबर क्या था, 12 नंबर था। अब आप लोग ये मत सोचना 9 के बाद 12 क्यों आ गया ना, 10 11 मैंने स्किप किया है। तो यहाँ पे गुड्स गया, क्या आया, कैश। गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन से वाउचर में जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से किसके दिमाग में बात आई कि सर परचेज करते हैं तो गुड्स नहीं लिखते हैं, सेल्स करते हैं तो यहाँ पे भी गुड्स नहीं लिखे, ऐसा क्यों। क्योंकि यहाँ पर गुड्स आया है तो परचेस लिखे, यहाँ पर गुड्स गया है तो सेल्स लिखे, ऐसा क्यों। परचेस और सेल क्यों दिखा रहे, गुड्स क्यों नहीं लिख रहे अपन। क्योंकि जा रहा है वही चीज और आ भी रहा है वही चीज। भाई खरीदे होंगे तो गुड्स आया, वही गुड्स आया, बेचे तो भी वही गुड्स गया, तो उसको गुड्स लिख दो ना, परचेस सेल अलग अलग क्यों लिख रहे हो, कारण क्या है। इसलिए नहीं, एकदम मेरे को लॉजिकल आंसर चाहिए। वो जो आप बोल रहे हो इमोशनल बात है, उस चीज में हम डील कर रहे हो, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि पर गुड्स वही है, वही तो खरीदे और वही तो बेचे ना, तो उसको अलग अलग परचेस नाम और सेल्स नाम क्यों दिया गया है। गुड्स भी तो बोल सकते थे। कारण ये है, जब हम खरीदते हैं तो उसको लेते हैं किस पर मालूम है, कॉस्ट पे। और जन सेवा करने तो बैठे नहीं है, तो बेच रहे होंगे कितने में, मान लो 12,000, तो इन दोनों की वैल्यू में फर्क आ जाता है। तो इसलिए परचेस को हमको, और दूसरी बात की जब हम दो अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन कर रहे, तो दो अलग अलग चीज को आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा, खरीदा कितना, बेचा कितना, कितने में खरीदा कितने में बेचा, तभी तो उनके बीच का डिफरेंस प्रॉफिट निकलेगा। तो इसकी वैल्यूएशन जो होती है वो किस पर होती है, कॉस्ट पे होती है। कॉस्ट समझते हो ना, लागत, जितने में हमने खरीदा, और बेच रहे हम कितने में बढ़ा के बेच रहे हैं। तो इसलिए सेल और परचेज की बेसिक वैल्यूएशन अलग अलग होती है, इसकी वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पर होती है और इसकी वैल्यूएशन किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर। इसलिए दो लेजर अलग अलग बनता है, ठीक है। सेल की वैल्यू में प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, परचेज की वैल्यू में प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। आगे ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर में लिखी हुई नहीं मिलेगी आप लोगों को। चलो कौन से नंबर का ट्रांजेक्शन हो गया, 12 नंबर का हो गया है ना। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू मोहन ट्रेडर्स। अब जिससे हम उधारी में माल खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अब जिसको उधारी में माल बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो किससे माल खरीदे, मोहन ट्रेडर से, सॉरी बेचे है ना। तो मोहन ट्रेडर रिसीवर बन गया और गुड्स गया तो सेल्स। नंबर क्या था, तो मोहन ट्रेडर्स, इसको मैं क्या लिखूं, डेटर्स। सन्ड्री डेटर के नाम से मिल सकता है, और दूसरा क्या लिखेंगे, सेल्स। आप लोगों को पता है जब आप ये सब काम कर दोगे, ये जो 50 ट्रांजेक्शन में आप लोगों को दिया हूं, सिस्टमेटिकली अगर आप इसकी एंट्रियां कर दोगे टैली के अंदर, तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी तैयार हो जाएगा लगे हाथ, और बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगी, और बैलेंस शीट आपकी टैली भी हो जाएगी जब आप सही सही एंट्री करोगे तो। हाँ भी करोगे ना आप लोग, ठीक है। नहीं, आप लोग अपना बनाओगे ना, एक टैली में हजारों कंपनी बना सकते हो आप लोग। अच्छा, अब आप लोग जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अब मान लो पल्लवी एक तो कंपनी बना के रखी है,
और मैं गया उसकी कंपनी को खोला, कुछ भी कुछ एंट्री कर दिया उसके बाद में, तो फिर क्या होगा? तो आप लोग पासवर्ड भी डाल सकते हो अपनी कंपनी क्रिएट करते समय। तो पासवर्ड डालने से कोई दूसरा फिर उसको ओपन नहीं कर पाएगा आपके अलावा, या फिर जिसको पासवर्ड होगा वही ओपन कर पाएगा। ठीक है, 14 नंबर पे आ जाओ। अब आप लोग बना लोगे 14 नंबर वाला। 14 बन जाएगा। क्या लिखा? सोल्ड गुड्स टू रामकृष्णा स्टोर, कैश से सोल्ड गुड्स टू गुप्ता रिटेल, गुड्स रिटर्न बाय मोहा। 17 में देखो, गुड्स रिटर्न बाय मोहन ट्रेडर्स। पहले ये डिसाइड करो मोहन ट्रेडर कौन है, हमारा डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर। इसका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है पहले से। उसने कितने का माल वापस किया? 5,000 का। गुड्स रिटर्न हुआ है कि आपने किया है? रिटर्न हुआ है, तो ये कौन सा रिटर्न कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के केस में हम कौन सा नोट इशू करते हैं? डेबिट नोट की क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट। ठीक है, तो वाउचर भी वही वाला बनेगा कि नहीं? सत्रह। गुड्स आया वापस, गुड्स वापस आया, तो गुड्स जब जाता है तो अपन क्या लिखते हैं? सेल्स। जब वापस आता है तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। ठीक है, और मोहन, मोहन ट्रेडर्स। तो सेल्स रिटर्न को आप कौन से वाउचर में दिखाओगे? सेल्स रिटर्न नाम से अगर वाउचर होगा तो, या फिर क्रेडिट नोट तो वाउचर है ना भाई। अरे मैं वाउचर बोल दिया, सॉरी। जब आप इसका नाम से लेजर बनाओगे तब की बात कर रहा हूं मैं। इसको कौन से लेजर में दिखाओगे? लेजर बोलता हूँ। लेजर बनाओगे सेल्स रिटर्न के नाम से, किस ग्रुप में डालोगे? सेल्स रिटर्न के नाम से होगा, या फिर सेल्स में भी ले सकते हो आप इसको। और मोहन ट्रेडर जो है, इसका अलग से मत बना देना, ऑलरेडी बना हुआ है ये, है ना। इसको कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे आप? क्रेडिट नोट में एंट्री करोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? 18। गुड्स रिटर्न टू अनिल सप्लायर। ये कौन सा रिटर्न हो गया? परचेस रिटर्न। अनिल सप्लायर बना हुआ है, परचेस रिटर्न को गुड्स वापस हो रहा है, तो अब क्या बोलेंगे अपन उसको? परचेस रिटर्न। कौन से नंबर का एंट्री था? अनिल, अनिल क्या नाम था पूरा? सप्लायर। परचेस रिटर्न, इसको या तो परचेस रिटर्न के वाउचर में लेना। ये परचेस, ये कौन से नोट में जाएगा? ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट में क्यों जाएगा? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब बताया था। अच्छा, परचेज सेल करते समय आप लोग अपने हिसाब से आपको जो सुटेबल लगे वो आइटम क्रिएट कर लेना। ठीक है, 18 तक हो गया हमारा। पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पेड सैलरी, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहां से लेकर यहां तक, कहां से? 19 से लेकर 24 तक सब एक जैसा ही है। तो मैं कोई एक बता रहा हूं क्योंकि सब हमारे लिए क्या है? खर्चा है। सब हमारे लिए खर्चा है, तो सब क्या होगा? डेबिट। और क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। अब यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा, देखना ध्यान से। 19 नंबर लिख रहा हूं, उसके आगे का कंटिन्यू रख लेंगे।
एक्सपेंस और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर जो भी रेंट है ना, पहला वाला रेंट, और यहाँ क्या लिखूं, कैश। और अगर आपने क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया है कि पेमेंट किससे किया है, तो आप किससे कर सकते हो, कैश भी ले सकते हो, और जिससे भी किया होगा, डिपेंड करता है ना। अब कैश वाला कौन से ग्रुप में आता है, कैश या बैंक के ग्रुप में आएगा, ये तो समझ में आया ना। अब आपको आपका विवेक यहाँ पे काम करेगा, क्लास में कोई विवेक तो नहीं है ना, क्लास आपका विवेक यहाँ पे काम करेगा कि ये जो खर्चा आप ले रहे हो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। क्योंकि डायरेक्ट अगर ले लिए, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट के ग्रुप में डाल दिए तो ये चले जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट के ग्रुप में ले लिए तो चला जाएगा कहाँ पे, पीएल अकाउंट में। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो इसको मैं क्या लिखूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो खर्चा परचेस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और जो खर्चा आपके बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड होता है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन का काम हो रहा है, इसलिए इसकी एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, अगर यहीं पे अगर देखो आगे आपको एक नंबर में दिखेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दिख रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट चार्ज आते समय वाला ट्रांसपोर्ट है कि जाते समय वाला ट्रांसपोर्ट है। अगर आप इसको एज्यूम करते हो कि ये ट्रांसपोर्ट चार्ज हमने परचेस से रिलेटेड वाला है उसमें किया है तो उसको डायरेक्ट लोगे, और अगर आप एज्यूम करोगे कि बेचने से रिलेटेड वाला है तो इसमें इसको किस में लोगे, इनडायरेक्ट में लोगे। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मानोगे तो यही खर्च आपका कहाँ जाके दिख जाएगा, ट्रेडिंग में डायरेक्ट मानोगे तो, और इनडायरेक्ट मानोगे तो पीएल में चला जाएगा। उसके कारण जीपी में फर्क पड़ जाता है, एनपी में फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब आगे देखो 25 नंबर से, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, अच्छा ये अलग अलग है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये तीनों ही हमारे लिए क्या एक प्रकार की इनकम है, नहीं अलग अलग है, यहाँ पे कैश मिल रहा है, ये सब है। क्या करें बताओ, 25 नंबर का पहले करते हैं। कमीशन रिसीव्ड बोल रहे, कमीशन मिला, तो मिला क्या होगा आपको, कमीशन मिला, तो कमीशन किस रूप में मिला, कमीशन कोई डब्बा थोड़ी है, कमीशन के रूप में क्या मिला है हमको, कैश मिला है, तो कैश रिसीव हुआ। और आपकी इनकम बन गई कमीशन, तो कमीशन, तो कैश वाले ग्रुप में जाएगा ये, और कमीशन किस में जाएगा आपका, इनडायरेक्ट, और कौन से वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करोगे इसकी, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर पे आ जाओ। अब 26 नंबर पे ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे गलती करते हैं सब लोग, इसलिए मैं अलग अलग करवा दिया इसको। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर है 2000 रुपए, क्या करेंगे इसकी एंट्री, आपको कोई डिस्काउंट देता है तो आपको डिस्काउंट का पैसा मिलता है क्या, उसकी प्राइस में कम हो जाता है। और डिस्काउंट जब अलग से दिया जाता है तो मान लो आपको किसी को 10,000 रुपये देना होगा, ले भाई एक काम कर तू 9,000 रुपये दे, तो 1,000 रुपये क्या हो गया, आपको कम देना पड़ा ना, इसके कारण आपका पैसा गया क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपका क्रेडिटर कम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्रेडिटर कम हो गया, और कैश आपको, और डिस्काउंट जो है एक प्रकार की आपकी क्या बन गई, इनकम बन गई। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ सप्लायर को आप डेबिट करोगे और डिस्काउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि वो आपकी इनकम है। मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, हमको 2,000 का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, मिला है तो, और आप देते तो नुकसान होता, अभी मिल रहा है तो हमारे लिए क्या फायदा। तो फायदा, प्रॉफिट को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, प्रॉफिट अगर हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। डिस्काउंट देने वाला कौन है,
सप्लायर। तो अब यहाँ पे गिवर मत मान लेना उसको, गिवर मान लोगे तो गिवर भी क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट आपका प्रॉफिट है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा, गड़बड़ है कि नहीं? ऐसा नहीं है। आपकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी एक प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिलने के कारण सप्लायर से आपको उतना रुपए कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2,000 रुपये कम देना पड़ेगा तो आपका सप्लायर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री करोगे, सप्लायर मतलब किस में लोगे? ठीक है, अब सप्लायर कौन था उसका नाम नहीं मालूम तो अनिल सप्लायर ही मान लेना। और क्या लेंगे? डिस्काउंट को किस में लोगे? इनडायरेक्ट। कौन से वाउचर में एंट्री करोगे इसकी? ना कैश आया ना गया, जर्नल में एंट्री करेंगे। कहाँ एंट्री करेंगे? आसमा बताओ, जर्नल वाउचर कौन से नंबर का उसका फंक्शन की है? एफ F7। ठीक है, देखो सुनो, F4 से स्टार्ट होता है। F4 मतलब कॉन्ट्रा, F5 मतलब पेमेंट, F6 मतलब रिसिप्ट, F7 मतलब जर्नल, F8 मतलब, F9 मतलब परचेस। ये इतना तो आपका बेसिक है। ये कैसे पता चलेगा? ये कीबोर्ड होता है ना, देखो कीबोर्ड, कीबोर्ड के ना ऊपर में है ना, ऐसा रहता है, देखो ऐसे उल्टा पकड़ लिया, ये कीबोर्ड सीधा है, ये जो ऊपर वाली की है ना ये फंक्शन की होती है। ठीक है, F1 F2 है, ये पूरा है, आप लोग देखोगे ना, वो दबा दिए तुरंत वाला वाउचर खुल जाएगा। चलो 26 के बाद 27, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1,000 रुपए। अब बैंक वाला ब्याज दिया है तो घर लाके छोड़ के जाता है लिफाफा में डाल के, तो कैसे? हाँ, पोस्ट से आता है आपके घर में पैसा? बैंक में जो अकाउंट है वहीं के वहीं जमा हो जाता है। मतलब रिसीवर भी कौन है? बैंक। गिवर भी कौन है? बैंक। लेकिन आपको इनकम कहाँ से हो रही है? बैंक से। तो अपन एक इनकम का नाम बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और रिसीवर कौन है हमारी? बैंक। तो बैंक। क्या नंबर था? 27। बैंक रिसीवर है। ये हमारी कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट। किसमें जाएगा ये? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी इसकी। आगे बढ़े, ये हो गया रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स। क्या करेंगे इसका? अब मेरे को थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ पर है ना, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। चेक, चेक से जब लेन देन करते हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट अपने साथ ऐसे हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा भी, उनको लग रहा होगा सर हम टैली में प्रैक्टिस कम कर रहे थोड़ी ज्यादा पढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है भाई, सोच रहा होगा कोई। देखो भाई, मैं पहले दिन से अपनी पिक्चर क्लियर करके रखा हूं कि आपकी ड्राइविंग स्ट्रांग अगर है ना, तो आपको कोई भी गाड़ी दी जाएगी ना, आप चला लोगे। मेरा बोलने का मतलब है आपका अकाउंटिंग स्ट्रांग है तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर का कुछ इंटरफेस होता है, वो 5 से हफ्ते भर में सीख जाओगे। आज का मोबाइल का जमाना है, मतलब मोबाइल का जमाना मतलब बच्चा डिजिटल हो चुका है, उसको बहुत सारी चीजें पैदा होते साथ आ जाती है। जैसे हमारे अभी 1.5 साल की बच्ची है, वो मोबाइल यूट्यूब खोल ले रही है, सब कर ले रही है। वो कौन सा क्लास ज्वाइन करके बैठी क्या कोई? नहीं, सब कर लेती है। तो आज का जो हमारा जमाना है ना, वो ऐसा है कि कंप्यूटर आपको हाथ में 2 दिन भी मिल गया ना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे बिना बताए। टैली का भी सॉफ्टवेयर वैसा है, आप कोचक कोचक के अपनी मर्जी से कुछ भी कर लोगे, लेकिन बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है? अकाउंटिंग।
वो स्ट्रांग है ना, तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। अब जैसे कि आपको अभी चेक मिला, सॉफ्टवेयर में कहीं लिखा हो मिलेगा क्या? चेक मिला तो उसको कहाँ लिखो, कहाँ एंट्री करो, कौन से वाउचर में लो? नहीं। तो ये सब अकाउंटिंग के रूल वहां पर काम आते हैं। यहीं पर डिफरेंस आ जाता है एक अच्छे अकाउंटेंट में और एक छोटे अकाउंट में, मतलब उनके बीच में। ठीक है। बहुत सारी क्लास में, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी क्लास का, बहुत सारी क्लास में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं सभी क्लास में, बहुत सारी क्लास में क्या होता है, वहां पे टैली के नाम से क्लास लगाई जाती है और उनको टैली के सॉफ्टवेयर की बुक पकड़ा दी जाती है और दो चार कुछ जर्नल एंट्री वगैरह करा देते हैं और बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अकाउंटिंग सीख गया हूं, जो कि गलत है। आप अकाउंटिंग नहीं सीखे हो, आप बुक कीपिंग सीखे हो। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? डेली टू डेली जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी एंट्री करना। ज्यादातर के जो बच्चे परचेज सेल की एंट्री करवाई जाती है, 10-12 हजार रुपए पेमेंट मिल जाता है, बस उसी में खुश हो जाते हैं हम लोग। आपको पूरा अकाउंट के जीरो से लेकर फाइनलाइजेशन तक की स्टेज में अगर आपको पहुंचना है, और मैं आप लोगों को इस वाली स्टेज में बैठाना चाह रहा हूं, ये सब वाली स्टेज है ना, ये लेबर वर्क है। और आजकल एआई का जमाना आ गया ना, तो सारी चीजें अब ऑटोमेट होने वाली है। बोल रहे हैं ना एआई आने से जॉब चली जाएगी। एक वाउचर ईट नाम का ऐप आया है, मेरे को उससे कोई पैसा नहीं मिला है, बता रहा हूं मैं आप लोगों की जानकारी के लिए। वाउचर ईट नाम से होता है, और रील वील में चलते रहता है, देखना। वाउचर ईट नाम का ऐप आया है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट को 2 मिनट के अंदर पूरा टैली में चढ़ा के दे देगा। अब आपको एक एक तो एंट्री करने की, जैसे भी अपन एंट्री नहीं की है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, करने की जरूरत नहीं है। वाउचर ईट में वो पीडीएफ अपलोड करो, वाउचर ईट के जैसे और भी बहुत सारे ऐप होते हैं, उसमें अपलोड करो, आप सीधा वो कुछ करेगा ऐसा और टैली में आपकी एंट्री मार के दे देगा। ये लेबर वर्क। लेकिन हाँ, अभी तक कोई ऐसा ऐप नहीं बना है जो फाइनलाइज करता हो अकाउंट को, उसके लिए ह्यूमन टच होना जरूरी है, और मैं आपको वहां बैठाना चाह रहा हूँ। समझे मेरी बात? वो जॉब नहीं जाएगी, तो जब तक एआई के हर काम को अपन रिलाय नहीं कर सकते ना, तो आपको लास्ट में फाइनलाइज तो करना ही पड़ेगा अकाउंट। तो वहां उस लेवल पे बैठ जाओगे ना, तो वहां पर अच्छा मोटा रकम मिलता है, और वहां पे मेहनत कम, दिमाग ज्यादा लगता है। ठीक। चलो आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे थे चेक की, ध्यान से सुनना। चेक, चेक होता क्या है पता है ना सबको? देखे हो चेक की? दिखाओ चेक। चेक से आपको पेमेंट मिल भी सकता है और आप चेक किसी को दे भी सकते हो। अगर आपने किसी को चेक दिया है तो उसको चेक इशूड बोलूंगा। आप अगर किसी को चेक दियो तो हमेशा ही उसका पैसा जो है आपके बैंक से कटेगा। तो जब भी आप किसी को चेक देते तो हमेशा बैंक से उसको रूट करोगे। किससे रूट करोगे? बैंक। मतलब आप किस चीज को चेक दोगे ना, तो आपका पैसा कहां से कटने वाला? बैंक से। तो बैंक हमेशा आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो, चाहे पर्पस कुछ भी हो, आपने गुड्स परचेस किया चेक से पेमेंट किया, आपने खर्चा किया चेक से पेमेंट किया, आपने फर्नीचर खरीदा चेक से पेमेंट, आप कोई भी पर्पस कुछ भी हो, आपने चेक इशू किया, पेमेंट किससे हुआ? बैंक से। तो आपका बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन मुद्दे की बात यह है, चेक आपको रिसीव अगर हो रहा है, कोई चेक दे रहा है, चेक अगर आपको रिसीव हो रहा है तो क्या करोगे? उसकी क्या एंट्री दिखाओगे? हाँ बोलो। ठीक है, और? चलो मैं बता रहा हूँ, देखते जाओ। अगर आपको चेक मिल रहा है तो आपने चेक, सॉरी, आपने, आपको अगर चेक, आपने किसी को चेक दिया है तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे, ठीक। अगर आपको चेक मिल रहा है तो क्या करोगे, समझना। चेक रिसीव्ड बट,
क्या लिखा मैंने, चेक मिला आपको और उस चेक को आप किसी और दिन ले जाके बैंक में जमा करोगे। जैसे चेक आपको मिला आज, जमा आज नहीं करोगे और कभी कल परसों नरसों कभी और जमा करोगे। ठीक है, जैसे आज शनिवार बंद हो गई बैंक, कल भी बंद, तो जमा कब करोगे आप, मंडे करोगे। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, आज ही मिला और आज ही हमने उसको बैंक में क्या कर दिया, जमा करवा दिया। और तीसरा, रिसीव्ड अ क्रॉस चेक, आपको क्या मिला, क्रॉस चेक मिला। तो क्रॉस चेक क्या होता है, इसको थोड़ा साइड में रखो, अभी बता रहा हूं इसके बारे में, पहले इसका मतलब समझो। आपको चेक आज मिला लेकिन जमा आप कब करोगे, कभी और यहाँ पे क्या लिखा है, चेक मिला आज ही और आप इसको जमा कब करोगे, आज ही। तो इस केस में बैंक को क्या करोगे मालूम है, डेबिट करोगे आप उसको बैंक को क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि बैंक में जमा हो गया, वो बैंक रिसीवर बन गया, जो दिया वो गिवर हो गया। अगर आपको चेक मिल रहा है कौन सा वाला, क्रॉस चेक, और अगर आपको चेक मिला आज लेकिन जमा कभी और करोगे, तो ये दोनों कंडीशन बच गई। यहीं पर ही दिमाग लगाना समझना। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और कर रहा हूं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएगी, है ना, देखते जाओ। एक छोटा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये दोनों में अब डिफरेंस समझ में आया। मैंने क्या लिखा ऊपर में, रिसीव्ड अ नॉर्मल चेक, और बाजू में क्या लिखा, रिसीव्ड अ क्रॉस चेक। तो अपन चेक को दो कैटेगरी में पहले बांट दिए, एक नॉर्मल चेक में और दूसरा क्रॉस चेक में। तो नॉर्मल चेक मिला और आपने उसको आज ही बैंक में जमा करा दिया, तो क्या होगा, बैंक को डेबिट करेंगे। अगर आपने चेक आपको मिला और वो नॉर्मल चेक था और जमा कभी और करोगे, तो उसको आप है ना कैश की तरह ट्रीट करोगे। क्या करोगे, कैश की तरह ट्रीट करोगे। अब कैश की तरह ट्रीट करोगे तो समझना ध्यान से मेरी बात, मतलब जैसे मान लो मेरे को एक चेक मिला 10,000 का, नाम वाम कुछ नहीं लिखा है, एक नॉर्मल चेक है, या नाम लिखा भी है, जो भी है। अगर ये चेक को उठा के कोई बैंक में लेके जाएगा ना, तो बैंक वाला उसको कैश में दे देगा पेमेंट। बैंक वाला उसको क्या कर देगा, कैश पेमेंट कर देगा। मान लो मेरे को चेक किसी ने दिया और मेरे को आपको पेमेंट करना है, तो ये चेक मैं क्या करूंगा मालूम है, उठा के मैं आपको दे दूंगा, ये लो जाओ अपने बैंक में जमा करा लो। मतलब वो कुल मिला के कैश के बराबर ही तो काम कर रहा है। जैसे बचपन में हम लोग जब छोटे थे, बचपन में तो सभी छोटे ही रहते हैं, चिल्लर की किल्लत हो गई थी एक टाइम में, चिल्लर की किल्लत हो गई थी। मतलब ये सन तो नहीं मालूम, मैं चौथी पांचवी पढ़ता रहूंगा। मतलब पांचवी में बच्चा कितने साल का होता है, 10 साल का होता है, तो सन 2000 की बात होगी मान के चलो, वो एक दो साल आगे पीछे हो सकता है। तो उस समय क्या करे थे मालूम है, डाक टिकट आती, जानते हो डाक टिकट, पोस्टल, वो उसमें वैल्यू लिखे रहती, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए वाली, उसको कैश के तरह ट्रीट कर रहे थे मार्केट में। हम लोग उसको लेके जाते थे, दुकान वाले को देते थे और हम चॉकलेट खरीद के लाते थे। ये लगभग 6-7 महीना, साल भर चला है ऐसा। उस समय चिल्लर की किल्लत थी, तो दुकान वाला डाक टिकट को हम एज अ करेंसी यूज कर रहे थे उस समय,
एक समय आया था, मतलब किसी के पास चिल्लर नहीं है तो डाक टिकट दे दो उसको। तो मेरा बोलने का मतलब है अभी कैश आपको 10,000 का मिला है तो इसकी वैल्यू 10,000 के बराबर है कि नहीं। अगर मेरे को किसी को पेमेंट करना है और मेरे को किसी ने चेक दे के गया है तो मैं कैश देने के बदले क्या करूंगा, चेक दे दूंगा, ले भाई रखो। जैसे लास्ट ईयर एक भैया आते थे अपने यहाँ काम करते थे, मेरे को किसी बच्चे ने फीस में चेक दे के गए और नॉर्मल चेक था, तो मैं भैया को बोला ये लो भैया आप कैश लाऊंगा, घर से निकाल के लाऊंगा, तो ये लो चेक रख लो अपने खाते में जमा करा लेना। तो उसको कैश के बराबर ही तो माना गया। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी उसमें। ये कौन सा चेक है, नॉर्मल चेक है। ये समझ में आई बात। तो नॉर्मल चेक को हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपन जब इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे समझना। इसको एक अकाउंट खोलेंगे चेक इन हैंड के नाम से। किसमें रखेंगे, चेक इन, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड को क्या करोगे आप, डेबिट। लेकिन इसका जब ग्रुप बनाने बैठोगे ना तो कौन सा ग्रुप रखोगे मालूम है, कैश नाम का ग्रुप रखोगे। ग्रुप कौन सा रखोगे, लेजर बनाओगे चेक इन हैंड के नाम से, लेकिन ग्रुप क्या बनेगा आपका, कैश, क्योंकि वो कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है उसको। इतनी बात समझ में आ गई। अब किसी को क्रॉस चेक अगर मिल रहा है तो क्रॉस चेक का मतलब पहले समझ लो क्या है। मान लो ये सूर्या है और ये कृष्णा है। दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुआ होगा, तो सूर्या ने कृष्णा को 10,000 का चेक दिया, नॉर्मल चेक। अब कृष्णा के पास ये चेक आ गया, कृष्णा के पास ये चेक आ गया। अब चेक जो है 10,000 का था, कृष्णा अगर इसको ले जाके बैंक में जमा कर देगा तो कृष्णा को बैंक वाला 10,000 कैश दे देगा। अब कृष्णा घूम रहा है, ठीक है मैं जमा कराऊंगा करके घुमा डाला चेक को, और वो चेक मिल गया किसको मालूम है, देवेंद्र। चेक किसको मिल गया, अब देवेंद्र जाएगा उस चेक को लेके बैंक में, बैंक वाला उसको पैसा दे देगा। समझ में आ रही बात। क्योंकि चेक में ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखा है कि वो चेक आपका है। आजकल थोड़ी बहुत प्रोसेस लगाते होंगे जो भी है, लेकिन अब एनकैश हो जाएगा, वो किसको मिल जाएगा उसका पैसा, देवेंद्र को। लेकिन यहीं पे चेक में अगर आप 2 डंडी खींच दोगे साइड में, चेक में हाथ से पेन से 2 डंडी खींच दो और यहां पर जिसका नाम है उसका नाम डाल दो आप चेक में, तो वो चेक नॉर्मल चेक से कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, क्रॉस चेक बन जाएगा। समझे मेरी बात। तो अब नॉर्मल चेक नहीं रहा, ये क्या बन गया, क्रॉस चेक बन गया। तो सूर्या जो है अब कृष्णा को जब ये चेक देगा तो कृष्णा इसको बैंक में जमा करेगा, तो बैंक वाला इसका कैश नहीं देगा, उसके अकाउंट में जमा करेगा। ये अकाउंट पे ही चेक भी बोलते हैं इसको। अगर मान लो नाम नहीं लिखा है, क्रॉस करके रखे हुआ, क्रॉस किया हुआ है लेकिन नाम नहीं लिखा है, तो आप उसको किसी और को दे सकते हो, जिसका जिसका नाम लिखे रहेगा उसको मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब क्रॉस चेक मान लो नाम लिखा था कृष्णा का, इसमें ये चेक घुमा दिया कृष्णा ने और ये चेक वापस से अब देवेंद्र को मिला, तो देवेंद्र के लिए कागज का टुकड़ा है वो। और देवेंद्र अगर बैंक में ले जाके जमा भी करेगा तो मैसेज कृष्णा के पास आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर ₹10,000, मतलब पैसा आप ही के खाते में आएगा। समझे मेरी बात। तो क्रॉस चेक जो होता है ना, या अकाउंट पे चेक जो होता है, उसका पैसा हमेशा किस में आता है, खाते में ही आता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बैंक को ही डेबिट करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया आपका चेक का सिस्टम। चेक अगर आप किसी को दे रहे हो ना, उसमें नॉर्मल और ये सब देखने का जरूरत नहीं है, हमेशा क्या करोगे, बैंक। क्योंकि चाहे सामने वाले को कैश मिले चाहे सामने वाले को कुछ भी मिले, पैसा तो आपके बैंक से ही कटना है। लेकिन अगर आपको चेक मिला है तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अब वापस आ जाए अपन इसमें, क्या बोलता है पढ़ो।
रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स, अब ये क्रॉस था कि नॉर्मल था, कुछ लिखा है क्या? आप अपनी मर्जी से जो भी एज्यूम करना है कर लेना और आप एंट्री कर देना, हो जाएगा, ये कर लोगे। क्या बनाओगे इसका ट्रांजेक्शन बताओ, डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे? एक मिनट ना, किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ दीपांशु बोलो भाई। चेक बाउंस के केस में जो एंट्री आपने चेक जमा करने की करी थी, तो उसका रिवर्स एंट्री करते, मैं बताऊंगा उसके बारे में। चेक बाउंस अगर हो गया तो उसके बारे में बताऊंगा, कहीं पे हो सकता है आगे, मैं ट्रांजेक्शन देखा नहीं हूं। नहीं है ना? ठीक है, मैं वो अगले वाले प्रैक्टिस सेट में बाउंस का भी डाल दूंगा। ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ट्रेडर, मोहन ट्रेडर्स कौन है? गिवर है। ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है। तो अपन यहाँ पे, आप लोग बताओ क्या एज्यूम करूं, नॉर्मल चेक मान लूं और टू बी डिपॉजिटेड इन अनदर डे, कभी और जमा करेंगे मतलब, है ना? 29 नंबर का ट्रांजेक्शन है ना? 28 का है, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे चेक इन हैंड, नीचे क्या लिखेंगे? कैश, और यहाँ पे लिखोगे मोहन ट्रेडर्स। मोहन ट्रेडर हमारा कौन है? डेटर है कि क्रेडिटर है? आप ऊपर बनाए होगे देखना, मोहन ट्रेडर के नाम से वो दिख रहा है, मोहन ट्रेडर डेटर है। ये मोहन ट्रेडर डेटर है। अच्छा, सेल्स रिटर्न था, कितने का चेक देके गया है? 20,000। तो इसको कौन से उसमें एंट्री करोगे भाई? अब रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करोगे। 29, 29 में क्या है? पेड चेक टू अनिल सप्लायर, कितने का? 15,000 का। हम्म, अनिल सप्लायर को अब हम पे कर रहे, इशू कर रहे, तो अनिल सप्लायर क्या होगा? रिसीवर है, डेबिट। अनिल सप्लायर को क्या करेंगे हम? क्रेडिटर मानेंगे। और क्या लिखूं? बैंक। अच्छा, एक मजे की बात बता रहा हूं, देखते जाओ। अनिल सप्लायर के ऊपर फोकस करो। अनिल सप्लायर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, हमने इससे माल खरीदा था। फिर अनिल सप्लायर और कहीं दिख रहा है? हमने इसको परचेस रिटर्न किया था। फिर अनिल सप्लायर और कहीं पे दिख रहा है? ये क्रेडिटर है हमारा, इसको पेमेंट कर रहे हैं। और कहीं दिख रहा है अनिल सप्लायर? हाँ, कहाँ है? अच्छा, इसको डिस्काउंट दे रहा है तो अपन इसको सप्लायर को अनिल सप्लायर कर दूं? चलो सुनो मेरी बात, तो अनिल सप्लायर एक जगह और आ गया। अब अपन टैली में बैठे हैं, अपने को हिसाब किताब बनाना है, कितना लेना देना है, ऐसा होता है ना भाई। अब देखो, आप एक काम करो लाइन से, 8वें नंबर में देखो, अनिल सप्लायर से हमने कितने का माल खरीदा था? 40 का माल खरीदा था, है कि नहीं? 40,000 का माल खरीदा था। फिर उसके बाद अगली एंट्री क्या है अनिल सप्लायर की, बताओ मेरे को। 18 नंबर में क्या किए? परचेस रिटर्न किए हैं 3,000 का। उसके बाद अनिल सप्लायर को हमने हमको उससे डिस्काउंट मिला कितने का? और हम उसको चेक दे रहे हैं कितने का? अब मेरा सवाल ये है, 4 ट्रांजेक्शन है अनिल सप्लायर के, मेरा सवाल ये है कि अनिल सप्लायर को अभी कितना देना बाकी है? तो आप टैली में जाओगे, लेजर खोलोगे, अनिल सप्लायर का लेजर खुल जाएगा, वो पूरा आपको बना के दे देगा कितना कितना क्या क्या लेना देना बाकी है। समझे मेरी बात? तो उसको बोलते खाता, बही खाता, जिसमें अनिल का अकाउंट आपको अलग से निकल के दिख जाएगा, कितना लेना देना बाकी है मिल जाएगा। समझे मेरी बात? तो इसका जब लेजर बनाओगे, कैसे बनेगा देखो, मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि एक ही आदमी के साथ लेन देन हो रहा है, जितने का माल खरीदे क्या हमने उतना का पेमेंट किया क्या उसको? नहीं बचा भी पेमेंट देने का। तो एक लेजर ऐसा टैली बना के दे देगा आपको।
आपका काम क्या है? एंट्री करना, आगे का काम टैली का है। तो हम परचेज किए इससे, तो यहां पर आपको दिखेगा बाय अनिल सप्लायर। ये टू बाय क्या लिख रहा हूं अभी ध्यान मत दो उसको, वो सब टैली का काम है। कितने का माल खरीदे हमने? 40 का। ठीक है, यहाँ टू क्या हो गया? परचेस रिटर्न हो गया। कितने का? 3000। डिस्काउंट मिल गया अपने को टू चेक इशूड। कितने का? टू बैलेंस। कितना आएगा? मतलब अनिल सप्लायर को अभी भी हमको 20,000 का पेमेंट देना बाकी है। अपन बोलचाल की भाषा में आप लोग, जैसे मैं किसी दुकान में चाय पीने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ यहाँ मेरा खाता चलता है, बोलता हूँ ऐसा? कभी बोला हूँ? खाता चलता है मतलब उससे आप क्या समझते हो? बोलचाल की भाषा है। मतलब जैसे अनिल सप्लायर का मैंने यहाँ पे अकाउंट खोला तो मेरे बिजनेस में अनिल सप्लायर का खाता चलता है, उसका मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। खरीदा, मैंने उससे माल खरीदा, इतना डिस्काउंट डिस्काउंट मिला, इतना पेमेंट कर दिया। हो सकता है कि पूरा पेमेंट नहीं किया और जाके माल खरीद लूं उससे। फिर जैसे एक मेडिकल है यहाँ पे, वहां पे मेरा खाता चलता है। घर की दवाई लगती है, मैं बोल दिया भैया इन लोग आते दे दे करो दवाई, बाद बीच बीच में महीने में 1,000-500 रुपए उसके बाद जाके जमा कर देता हूँ। मेरा खाता लिख के एक तो डायरी में बना के रखा है वो, तो बीच बीच में जमा भी हो रहा है पैसा और सामान नया खरीदा भी जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे लगते रहता है। तो ये बहुत काम की चीज है लेजर। ये इंफॉर्मेशन निकाल के देता है हमको टैली, कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सब मिल जाएगा अपने। ठीक है, तो ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपका काम क्या है? सिर्फ आपका काम है जर्नल एंट्री करना बस, और वो भी सही एंट्री करोगे। अब डेबिट का क्रेडिट में डाल दोगे, क्रेडिट का डेबिट में डाल दोगे, अनिल का डाल दोगे सुनील के में, तो कहां से हिसाब बनेगा? सही नहीं होगा ना एंट्री करते समय, क्योंकि बीज अगर आम का बोगे तो पपीता नहीं उगेगा उस पेड़ में, है ना। चलो, तो इसको क्या, कौन से वाउचर में डाले भाई अब हम? पेमेंट। उसके बाद क्या है? बैंक ने चार्ज डिडक्ट किया, बैंक ने कुछ चार्ज काट लिया, तो बैंक चार्ज काटेगा तो आपके घर आएगा, दो भाई 10 रुपए बैंक चार्ज। नहीं, वो आपके अकाउंट में जो पैसा जमा है ना उसी में से काट लेगा। ठीक है, आपने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, आपने डेप्रीसिएशन लगाया, ये सारी चीजें हैं। अब मेरे को थोड़ा बोर लग रहा है कि पढ़ा पढ़ा के, है ना। हाँ, एकदम मन की बात कर दी सर आप। अब मेरे को सुनो, मेरी बात ध्यान से। इसमें कुछ एंट्रियां ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आएगी, वो मेरे लिए छोड़ दो। मेरे को पर्सनल में मैसेज करके पूछ लो, ग्रुप में पूछ लो, सर इसका क्या होगा, मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर आप लोग काम करो, और मैं अभी घर जाके आप लोगों को एक दो प्रैक्टिस सेट और भेजूंगा, जिसमें डिसऑनर वगैरह, मतलब चेक बाउंस होने को चेक का डिसऑनर बोलते हैं, वो सब आप लोगों को इंक्लूड करके दे दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, परचेज सेल करते समय आप लोग अपने मर्जी का आइटम क्रिएट कर लेना। जरूरी नहीं कि इसी नाम से आप अपनी फर्म बनाओ, आप दूसरे नाम से भी बना सकते हो। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ डाउट है? बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग जाओ बैठो, अपनी मर्जी से जब तक चलाना है जाओ चलाओ बैठ के। मैं क्लास ओवर करूं? कोई डाउट है ऑनलाइन वालों? चलो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है।